अस्सलामुअलैकुम। आपकी फरमाइश पर एक बार फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ख़ास वीडियो है, पाबंद नज़्म कैसे लिखें। इस वीडियो में हम जानेंगे पाबंद नज़्म और आज़ाद नज़्म में क्या फ़र्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम पाबंद नज़्म के बारे में जानेंगे। पाबंद नज़्म है क्या? तो पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुक़र्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है। पाबंद नज़्म में न मौज़ूआत की क़ैद होती है और न अशार की तादाद की। शायर किसी भी मौजू पर और कितनी ही तादाद में अशार कह सकता है। बाज़ शायरों ने 4-6 अशार पर मुश्तमिल पाबंद नज़में भी कही हैं। तो आपने जाना पाबंद नज़्म में रदीफ़, काफ़िया और बहर की पाबंदी होती है। आज़ाद नज़्म में रदीफ़, काफ़िया और बहर की पाबंदी नहीं होती, न उसमें औज़ान का ख्याल रखा जाता है, जबकि पाबंद नज़्म में औज़ान का ख्याल रखा जाता है। यहाँ देखें कि 4-6 अशार पर मुश्तमिल पाबंद नज़में कही जाती हैं, तो उसे अगर शेर ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, बंद कह सकते हैं। वो बंद 4 मिसरों, 6 मिसरों, 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आएंगी। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि पाबंद नज़्म लोग लिखना क्यों पसंद करते हैं। तो पाबंद नज़्म में गज़ल की तरह बहुत परेशानी नहीं है। गज़ल में है कि आप मुक़र्ररा औज़ान में या कहें कि एक ख़ास अरकान के अंदर ही बहुत कुछ लिख देना है, लेकिन यहाँ आपको आज़ादी है कि अगर आपके ख़यालात ऐसे हैं जो कम मिसरों में बयान नहीं हो सकते, तो आप ज़्यादा मिसरों की मदद ले सकते हैं। यहाँ तो आज़ादी होती है। नज़्म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क यही है कि नज़्म में एक रब्त होता है, एक तसलसल होता है। इसमें किसी एक मौजू पर ही बात की जाती है, किसी एक मौजू को ही पेश किया जाता है, जबकि गज़ल का हर शेर अलग अलग मौजू लिए होता है। तो गज़ल में जो अरकान होते हैं वो अरकान पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में बराबर होते हैं। तो ये एक क़ैद होती है कि आपको 2 मिसरों में अपनी बातें कह देनी है, 2 मिसरों में ही अपनी बातें कहनी है, जबकि पाबंद नज़्म में ऐसी कोई बात नहीं है। आप कई मिसरों में अपनी बातें कहें या कहें कि पूरी नज़्म तो आपके एक ख्याल को ही बयान करने के लिए होती है। तो यहाँ आज़ादी होती है। पाबंद नज़्म लोग इसलिए लिखते हैं, इसलिए इसको लोग मुंतखब करते हैं, इसका इंतखाब करते हैं कि इसमें काफ़िया, रदीफ़ और अरकान की पाबंदी होती है। और जान लें, जहाँ पर कुछ क़ैद है वहीं पर कुछ लिखना भी अच्छा लगता है। जहाँ आज़ादी मिल जाती है वहाँ पर बहुत सारे लोग उसमें मतलब लिखना नहीं चाहते। तो अगर कहीं क़ैद है, कोई पाबंदी है, तो पाबंदी का ख्याल रखते हुए अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो ये और भी बेहतर होता है, अच्छा लगता है। तो पाबंद नज़्म के बारे में आप देखें, यहाँ मैंने एक बना दिया है खाका कि अगर आप मुसद्दस लिख रहे हैं, मुसद्दस की हैत में पाबंद नज़्म जो भी होगी वो किसी न किसी हैत में होगी। तो यहाँ देखिए, मुसद्दस की हैत में अगर कहीं आप लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं पहला मिसरा है, उसमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी है। दूसरे में भी काफ़ी और रदीफ़ का ख्याल रखा गया, तीसरे में नहीं रखा गया, चौथे में भी काफ़ी और रदीफ़ है, पाँचवें और छठे में भी काफ़ी और रदीफ़ है। फिर मैं आपको बता दूं कि पहले दूसरे मिसरे में काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी है, चौथे में भी है और पाँचवें छठे में भी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरे में जो मैंने काफ़ी और रदीफ़ की को नहीं शामिल किया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शामिल नहीं हो, आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा करें कि पहले को छोड़ दें, दूसरे चौथे में आप काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी करें, और ये पाँचवां और छठा होता है तो ये बहुत ही ख़ास होता है। इसमें जो काफ़ी और रदीफ़ इस्तेमाल होंगे ये अलग होंगे, यानी इन 4 मिसरों में जो काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी हो रही है वो पाबंदी यहाँ नहीं होगी। ये खूबसूरती के लिए, अगर किसी ने पाबंदी कर ली तो वो आज़ाद हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी और रदीफ़ की बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है। आप इसके हुस्न को देखते हुए आप मिसरों में कि कौन से मिसरे में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है पहले और दूसरे में इस्तेमाल करेंगे, तीसरे में इस्तेमाल करेंगे, चौथे में नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
اس لیے پہلا दूसरा तीसरे में भी कर सकते हैं और चौथे में भी कर सकते हैं। पांचवा और छठा में कोई ज़रूरी नहीं है कि पांचवा में आप काफ़ी और रदीफ़ का इस्तेमाल करें ही, ये अलग भी हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर एक बात और जान लें कि अगर आप रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बग़ैर रदीफ़ के भी आप नज़्म कह सकते हैं, पाबंद नज़्म कह सकते हैं। और ये भी आप जान लें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह जो मैंने खाका खींचा है इसी तरह नज़्म लिखी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक रब्त हो, किसी एक ख्याल को पेश करें, उसमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी हो तो उसे पाबंद नज़्म कहेंगे। यहाँ आप 1, 2, 3, 4 जो लाइन देख रहे हैं, तो इसी लाइन के हिसाब से अगर 10 लाइन, 15, 20 लाइन, जितनी लाइन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये जो बगल में जो मैंने लाइन लिखी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए बहुत सारी मिसालें मेरे सामने हैं। ये तुकबंदी है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ज़माने की रस्मों ने यूं तोड़ डाला, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, किसे हाल दिल जाके अपना सुनाते, किसी लिखा गया है, किसे हाल दिल जाके अपना सुनाते, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। उसके बाद नीचे जो टेप का मिसरा कहा जाता है वह है, मोहब्बत ने हमको यूं ही मार डाला, सभी गैर थे हम किसे अपना कहते। आपने देखा कि इसमें दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़ी और रदीफ़ का ख्याल रखा गया है, जबकि नीचे के जो दोनों मिसरे हैं इसमें काफ़ी और रदीफ़ का ख्याल नहीं रखा गया। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और अगर मुसल्लस की तरह आप लिखना चाहते हैं, मुसल्लस की हैत में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, सिसकती हुई जिंदगानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। फिर उसके बाद अगर टेप का मिसरा लाना चाहते हैं तो आप लाएं, नहीं लाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरह लिख दें। एक और मिसाल आपके सामने है, इधर देख सकते हैं, सिसकती हुई जिंदगानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, किसे हाल दिल जाके अपना सुनाते, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। आपने देखा इसमें पहले, दूसरे और तीसरे मिसरे में काफ़ी और रदीफ़ का ख्याल रखा गया है, जबकि जो टेप का मिसरा है नीचे, मोहब्बत ने हमको यूं ही मार डाला, इसमें काफ़ी और रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आपके जहन में सवाल आता होगा, ये टेप का मिसरा क्या होता है? तो टेप का मिसरा वो होता है जिसे बार बार दोहराया जाता है, नज़्म में जिसे बार बार दोहराया जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल की नज़्म है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, क्योंकि इसकी तकरार हो रही है हर 4 मिसरे के बाद, तो इसको टेप का मिसरा कहते हैं। तो अगर आपने ये पाबंद नज़्म 3 मिसरों पर लिखी, यानी वो पाबंद नज़्म 3 मिसरों पर मुश्तमिल है, तो वो मुसल्लस की हैत में होगी। 5 में है तो मुखम्मस की हैत में होगी। 6 में है तो वो मुसद्दस की हैत में होगी। यहाँ एक मिसाल आपके सामने है, बहुत मशहूर नज़्म है। ये नज़्म है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की, आप इसे देखें और समझें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। आपने यहाँ देखा ये मुसद्दस है, क्योंकि 6 मिसरे में एक बात कही जा रही है, यानी 6 मिसरे का ये बंद है, तो ये मुसद्दस की हैत है। इसको कहा भी गया है मुसद्दस हाली, यानी बहुत मशहूर नज़्म, इसका नाम ही है मुसद्दस हाली। तो आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मिसरा, इन सभी मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है। पाने, लाने, आने, खाने ये कवाफ़ी हैं, और वाला ये रदीफ़ है। नीचे के जो दोनों मिसरे हैं इसमें एक अलग काफ़िया का इस्तेमाल किया गया, और इसमें सिर्फ काफ़िया है, रदीफ़ नहीं है, मावा, मौला। इसी तरह अगला बंद है, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफाजिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। इसमें भी आपने देखा कि करने वाला ये तो रदीफ़ है, उसके पहले गुज़र, घर, ज़बर, शकर ये सब क़वाफ़ी हैं,
और नीचे के जो दोनों मिसरे हैं इसमें आया और लाया ये अलग कवाफी इस्तेमाल किए गए। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं तो इसमें बनाया, दिखाया, छाया, काया ये कवाफी इस्तेमाल किए गए, जबकि इसमें रदीफ नहीं है। और नीचे के जो दोनों मिसरे हैं उसमें मौजे बला का, रुख हवा का, तो इसमें बला और हवा ये कवाफी तो इस्तेमाल हुए, साथ ही इसमें रदीफ का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आपको आज़ादी है। अगर कोई मिसरा ऐसा हो यानी पहला और तीसरा मिसरा अगर आप ऐसा लेते हैं जिसमें आप कवाफी का इस्तेमाल नहीं करते, काफ़ी और रदीफ का इस्तेमाल नहीं करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको आज़ादी है, लेकिन याद रखें कि इसमें जो बंद होते हैं उन बंदों में आपको कवाफी की पाबंदी लाजमी है। काफ़ी और रदीफ, अगर रदीफ का इस्तेमाल करते हैं तो रदीफ की भी, अगर रदीफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कवाफी की पाबंदी लाजमी है। तो ये आपकी फरमाइश पर वीडियो पेश की गई। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, और आप कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके हुक्म की तामील हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।